Hello all, how are you? Okay, let's continue with another topic. As so far we discussed about the object orientation and the features of Java. Okay, so let's continue with the object orientation because जब हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं जावा में तो डेफिनेटली हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करते हुए जावा में प्रोग्रामिंग करनी है. दैट मीन्स we have to understand the basic two elements of the object oriented programming in uh, very clearly. Okay, those are classes and objects. We are going to discuss in this session about classes and objects. What are the objects, what are the classes, and how we can create them or how we can identify them. All right, okay, let's start with the class and objects. Okay, so let's first discuss about object. What is an object? Already we have discussed about object in the last last sessions. Object is an entity, like a person, place, thing, or a process with well-defined set of attributes and behavior. ठीक है, कोई भी person, place, thing. भाई देखिए आप क्या करने जा रहे हैं? आप जावा यूज करेंगे, जावा यूज करके या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अल्टीमेटली हमें करना क्या है? अल्टीमेटली हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है, किसी मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना है. तो मैनुअल प्रोसेस मतलब जो कि किसी के लिए हो रहा होगा, किसी पर हो रहा होगा, किसी चीज को ध्यान में रख के हो रहा होगा, तो वो एक पर्सन होगा, वो एक प्लेस होगा, वो एक थिंग होगी या फिर वो एक प्रोसेस होगा. तो इनमें से कोई एक आइटम जरूर होगा. यहाँ पे एक जैसे हम एंटिटी कह रहे हैं, एंटिटी जिसको कि हम लेके चल रहे हैं एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स. तो डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है एक एंटिटी, जो कि हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसी चीज को लेकर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वेल, अगर हम बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस जो कि बुक में हमें दी हुई है. क्या है डेफिनेशंस एंड किस तरीके से हम इसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक, an identifiable entity which with some characteristics or data, a state, behavior or function, it is known as object. An object is a self-contained entity which contains attributes and behaviors, right? So these are the definitions for object. तो डिफरेंट डेफिनेशन हम इसको दे सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो वही निकल कर आता है कि एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ प्रोसेस विद अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हो गए. ठीक है, एंड बिहेवियर जो कि फंक्शंस यहाँ पर हमारे पास हो गए. राइट, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नोटिस करने वाली भी चीज है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आर द फंक्शनल यूनिट्स. ठीक है, अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, मेन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट, एक फंक्शनल यूनिट है ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोग्राम का. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा यहाँ पे समझ लेना जरूरी है. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हमने अभी किया हुआ है पीछे प्रोग्रामिंग में काम कभी, तो हमने देखा होगा कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. लाइक हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो हम क्या करते हैं, INT और स्पेस लगाकर एक वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, सेमीकोलन. तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया. वहां पे क्या हो रहा है कि INT के लिए एक डेफिनेशन डिफाइंड है कि INT में क्या होगा, उसको कितनी मेमोरी मिलेगी, उसमें किस टाइप की वैल्यू को रखा जा सकता है, उसमें क्या क्या टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो ये सारी चीजें वहां पर वो रखी हुई होती है, लिखी हुई होती है इंटीजर की डेफिनेशन में. और हम जब एक इंटीजर के साथ एक वेरिएबल नेम देते हैं तो बेसिकली हम ये सिस्टम को बता रहे होते हैं कि हमारे पास अब हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि इंटीजर टाइप का होगा. मतलब उसमें हम उस सारी डेफिनेशन जो कि लिखी गई है इंटीजर के लिए, जो कि डिफाइन किया गया है इंटीजर के लिए, वो अब हमें इम्प्लीमेंट करानी है. हमें उतनी मेमोरी चाहिए जितनी मेमोरी डिसाइड की गई है इंटीजर के लिए. हमें वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं या करा सकते हैं जो कि इंटीजर के लिए डिफाइंड है, वगैरह वगैरह. तो वो सारी चीज हम यहाँ पे करते हैं. कुछ वैसे ही हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करना होता है. ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन यहाँ पे 2 स्टेप का प्रोसेस है. तब 2 स्टेप प्रोसेस जब हम ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट कर रहे हैं, इनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नोन एज इंस्टांशिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन के 2 स्टेप्स हैं. पहले स्टेप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस वेरिएबल
डिक्लेयर करना होता है। आई एम सेइंग रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, आई एम सेइंग अबाउट रेफरेंस वेरिएबल। तो ये है यहाँ पे हमारा रेफरेंस वेरिएबल, ये ध्यान से समझने वाली चीज है। व्हाट इज इट? रेफरेंस वेरिएबल। तो जब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल की, तो व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली? तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर रेफर करने के लिए है ऑब्जेक्ट को, हम एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे क्लास नेम के साथ यूज किया हुआ है, ये क्लास नेम के साथ हमने रेफरेंस वेरिएबल को यूज किया हुआ है विद स्पेस। ठीक है, तो क्लास नेम और रेफरेंस वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो क्लास नेम और रेफरेंस वेरिएबल का हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है आप देखिए कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। हम इसे दो अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हैं। पहला स्टेप जैसे कि अभी हमने जो डिस्कस किया वही स्टेप यहाँ पर दिख रहा है अलग से पहले। ठीक, क्या हमने यहाँ पर एक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये हम अलग स्टेप में भी दे सकते हैं और हम सेम एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो दो अलग अलग स्टेप में लिखना हो तो नीचे और एक स्टेटमेंट में लिखना हो तो ऊपर। ये दो पार्ट में बेसिकली काम हो रहा है। तो पहले पार्ट में जो काम हो रहा है वो सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की कोई फंक्शनलिटी नहीं होगी। इट्स लाइक अ पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा, एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है। हालांकि जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, ये एक रिस्ट्रिक्टेड और इम्प्लिसिट पॉइंटर है। ठीक है, अभी समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में और क्लियरली, राइट। वेल, अभी यहाँ पे जो दूसरा स्टेप यहाँ पे हमें करना है वो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो जाएगा न्यू एंड द क्लास नेम, राइट। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अब मेमोरी में पहुंच गया। इंस्टांशिएशन का मतलब है कि अभी ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ चुका है, मेमोरी में एग्जिस्ट करता है अब एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट, दोनों को अभी आपस में रिलेट करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ में यहाँ पे रिलेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पर अब जो है एक काम और करना पड़ेगा और वो है कि हम रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर देंगे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लाइक दिस। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन कंप्लीट हुआ। तो ये इतना काम हमें करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करने के लिए। नंबर वन, हमें एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। नंबर टू, हमें ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करना है। और नंबर थ्री, हमें रेफरेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट जो इंस्टांशिएट हुआ है, अभी अभी नया जो ऑब्जेक्ट जिसको मेमोरी एलोकेट हुई है उसको रेफर कराना है, राइट। रेफर करा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल में हमारे न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को, इसीलिए हम उस वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल नाम दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Okay, reference variable is an implicit pointer that contains the reference of the class object. In Java, objects are dynamically created and they don't have names. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो चीज अभी अभी आपको बताई है कि जावा जब जावा में हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। यहाँ पे डायनेमिक मीन्स रन टाइम पर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। रन टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा तब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसलिए हम इसे डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कह रहे हैं। तो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इसका कोई नाम नहीं है। इसको हम जो मेमोरी इसको एलोकेट हो रही है उसको रेफर करा रहे हैं एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। एंड फर्दरमोर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम इस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से ही जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है उसको रेफर करेंगे। ओके, तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सारे काम होने वाले हैं। सीधा सीधा कोई नाम नहीं होता। जैसे हम नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, अगर मान लीजिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स यहाँ पे हमने लिखा है, ये जो एक्स हमने लिखा है ये नाम है वेरिएबल का और यही उसको रेफर भी कर रहा है। तो यही सीधा जो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, डिक्लेयर होने के साथ ही ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, थोड़ा सा डिफरेंट है वेरिएबल से ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक रेफरेंस वेरिएबल अलग से बनेगा, उसके बाद अलग से एक ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर रेफरेंस वेरिएबल से हम रेफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस वेरिएबल से ऑब्जेक्ट को रेफर किया जा रहा है। ऑलराइट, एक बार देखते हैं इसी चीज को पिक्टोरिकली। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है, इसका नाम है रेक्टेंगल।
हमने रेक्टेंगल आर मतलब आर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है। व्हाट दिस स्टेप विल गोइंग टू डू इन द मेमोरी, तो मेमोरी में जाकर ये क्या करेगा, हमारे लिए एक आर रेफरेंस वेरिएबल बना देगा। लेट्स सपोज की कोई मेमोरी लोकेशन है 200, ये आर नाम का वेरिएबल है, इसको नाम दिया गया है, ये नेम्ड वेरिएबल है और इसमें अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है, नल है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे नल इसको बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। नल मीन्स नथिंग, अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, अभी इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए नल। उसके बाद जब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेक्टेंगल इक्वल्स टू आर, तो ये जो न्यू रेक्टेंगल हमने किया है, ये स्टेप क्या करेगा, न्यू रेक्टेंगल स्टेप हमारे लिए रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेट्स सपोज रेक्टेंगल क्लास के अंदर अगर हमने लेंथ ऑफ वर्क के लिए एल और बी दो ले रखे हैं, तो ये लेंथ ऑफ वर्क को यहाँ पे इस तरीके से ये मेमोरी एलोकेट कर देगा और ये मान लीजिए हमारा मेमोरी में स्टोर हुआ सपोज कहीं 100 लोकेशन पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप ये होने वाला है कि जो हमने इक्वल्स टू आर लगाया है, तो वो इक्वल्स टू आर जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसकी रेफरेंस जो है वो आर में स्टोर हो जाएगा। तो रेफरेंस यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 100 है, ये 100 स्टोर हो गया है इधर यहाँ पे आपके R नाम के reference variable में। Now this point onwards, now this R is ready to refer or R is referring to the object, and whenever we require we can use this R to refer the object in the program. Okay, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the characteristics of an object. तो तीन characteristics होते हैं एक object के, like identity, the name by which an object is recognized is known as identity. State, it refers the object's current status or state, that is values of attributes set at very point of time. Behavior, it refers that the object is capable of doing, what the object is capable of doing. For example, suppose we have an object, say car, ठीक है, then what are the characteristics? Characteristics are color red, मॉडल से i10, तो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, उसकी, और रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे उसकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यूज हो गई, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी। ओके, इट्स बिहेवियर आर starting engine, changing gears, applying brake, get registered, get initialized, etc. And what are the states? States may be on, off, out of order, created, or something like this, right? So these are the characteristics of objects. Okay, let's move on to the class. तो जैसे कि भी हमने बात की ऑब्जेक्ट, एंड हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट इज अ फंक्शनल यूनिट, एंड ऑब्जेक्ट इज समथिंग क्योंकि मतलब इंस्टांशिएशन है किसी क्लास का, क्लास को हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो जो डेफिनेशन है वो क्लास है। अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करें तो समझते हैं, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे बहुत सारे टीचर से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो हमने उसको एक कंबाइंड नेम दे दिया टीचर। तो टीचर इज अ क्लास वेयर मिस्टर एक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर वाई इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस मींस द ऑब्जेक्ट। We are talking about programmatically, it is a definition for an object. तो class is nothing but a definition for an object. एक object में क्या होगा, कैसे होगा, वो हम class के अंदर define करते हैं। We can say that the class is a blueprint of an object. So let's discuss about the definitions. A class defines the common data and methods as a single unit that will be shared by a set of objects. A class is a blueprint that defines the variables and the methods common to all objects. A class is a collection of objects of similar type. All right, let's discuss about how to define a class and what type of members we have in a class. So let's see the syntax of defining a class. So it's very simple. आपको class define करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक keyword use करना है, and that keyword is nothing but the क्लास। तो क्लास कीवर्ड आपको यूज करना है। उसके बाद आपको एक क्लास का नाम देना है। यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स यूजर डिफाइंड नेम, तो कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जो भी आप नाम यहाँ देना चाहें, ये नेम आपका यहाँ पे हो सकता है कोई भी, ठीक है।
तो अभी नेम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब अभी हम आगे सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि नेम में क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता है। ठीक? तो एक क्लास और एक यूजर डिफाइंड नेम कुछ भी होगा और उसके बाद हम एक बॉडी डिफाइन करेंगे। बेसिकली दिस इज़ द बॉडी, ये सारा कुछ जो है ये बॉडी कहलाएगा क्लास का, इट्स द बॉडी ऑफ द क्लास। और इस बॉडी के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, जो भी मेंबर्स आप रखना चाहें। मेंबर्स जो कि डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। बॉडी कैसे आइडेंटिफाई होगी, ओपनिंग ब्रेसेस से शुरू करेंगे एंड क्लोजिंग ब्रैकेट पे एंड करेंगे, लाइक ओके। तो ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आपके क्लास के बाउंड्रीज को, ठीक है, या बॉडी ऑफ द क्लास यू कैन से। ओके, व्हाट एल्स, अगर बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ मेंबर्स की, तो व्हाट टाइप ऑफ मेंबर्स वी हैव, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, डेटा मेंबर्स एंड द फंक्शन मेंबर्स। डेटा आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग सो फार, एंड फंक्शंस आर नथिंग बट द बिहेवियर्स। तो हमें फंक्शंस डिफाइन करने हैं और डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो क्लास की अगर हम बात करें, तो जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि क्लास इज एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, तो ये कैसे है क्लास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो लाइक किसी भी एंटिटी की अगर हम बात करें, लाइक एनी एंटिटीज डेफिनेशन, अगर किसी एंटिटी की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स लाइक डिस्क्रिप्शन and functionality. Similarly, a class contains the various type of data, or you can say variable, and its associated methods or the functionalities, right? तो जैसे कि किसी भी एंटिटी की डेफिनेशन उसके बारे में कंटेन करती है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके एलिमेंट्स के बारे में, राइट? वैसे ही जो क्लास हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के डेटा के लिए, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को और ऑब्जेक्ट के फंक्शनैलिटीज यानी कि बिहेवियर्स को, मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन करती है, ठीक है। तो that is why we can say that class is a factory of a object, right? A class member shared by the set of objects. As per the OOPS concept, the member of a class can only be accessed by an object or instance of that class. Okay, thank you for this session. We'll continue with some other topic in the next session. Okay, thank you. Bye bye.